वेलकम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस क्या होते हैं। देखो, जो रेजिस्टेंस होता है इसको हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। जो रिएक्टेंस होता है यही प्रतिघात होता है। और जो इम्पीडेंस होता है, जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ये दोनों का सम्मिलित रूप होता है, उसको प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिरोध, प्रतिघात और इम्पीडेंस, प्रतिबाधा वो आगे आएगा। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसको आर से डिनोट करते हैं। ओम्स उसका क्या है, आपका ओम्स जो है उसका यूनिट है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा था कि एक रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है और उसका वैल्यू उसके ऊपर लिख सकते हैं 10 ओम्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं रिएक्टेंस क्या होता है। रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस जो है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस शो करते हैं। ठीक है, जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होते हैं वो उनका रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, रिएक्टेंस। ठीक है, अब ये रिएक्टेंस क्यों होता है, क्योंकि ये जो है रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को प्रतिरोध करना है ना। सेम चीज ये करते हैं और इनके रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस बोलते हैं। एल एंड सी के, एल क्या है, इंडक्टर और सी कैपेसिटर। उनको एक्सएल से डिनोट करते हैं। रिएक्टेंस को एक्स से, एल का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये जो एक्सी है यहाँ सी का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये भी ओम्स में ही मेजर करते हैं। और जो यहाँ पे इसका वैल्यू है, एक्सएल का वैल्यू होता है ओमेगा एल। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं ओमेगा एल, और एक्सी का वैल्यू 1 ओमेगा सी होता है। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो ओमेगा क्या है, 2 पाई एफ बता चुका हूँ पहले से। ओमेगा 2 पाई एफ होता है, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, जैसे कि 50 हर्ट्ज है तो एफ की जगह 50 लिखना है। अब देखो, जब भी इंडक्टर को हम लोग एसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसमें करंट आईएल फ्लो होगा। ठीक है, अब ये दोनों सिनुसोइडल होगा, लेकिन आईएल जो है वी से लैग करेगा 90 डिग्री। ठीक है, ये पिछले क्लास में हमने जाना था। ये प्रॉपर्टी हमेशा आपको याद होना चाहिए। और यहाँ लिखा हुआ है आई एल लैग्स वी। अभी आर एफ का मतलब रेफरेंस होता है। रेफरेंस ऐसा चीज को बना देते हैं हम लोग, अधिकतर वोल्टेज को ही बनाते हैं, बहुत सारे केसेस में वोल्टेज ही बनता है, और उसको इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल बनाते हैं। ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है वैसा बना दिए, तो ये रेफरेंस मतलब 0 डिग्री पे है। ठीक है, रेफरेंस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग ले रहे हैं और इसी लाइन को हम लोग बोल रहे हैं, इसी से ये 0 डिग्री बना रहा है। तो हमेशा वी ही बस लिखेंगे तो भी चलेगा, इसके साथ एंगल को दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता। वी रेफरेंस है मतलब 0 डिग्री, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही होगा। बाई 90 डिग्री, आई एल लैग्स वी रेफरेंस बाई 90 डिग्री। रेफरेंस ऐसे मैं बता दी हूँ कि रेफरेंस है ये, तो वी आई एल लैग्स वी बाई 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि ये देखो लैग्स कर रहा है 90 डिग्री। ठीक है, इस डायरेक्शन में लैग करता है, अगर ऊपर रहता तो लीड करता। कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। अब उसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका ये है पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, पोलर मतलब उसमें एंगल दिखाना। आईएल क्या है, उसका आरएमएस वैल्यू। ये जो आईएल है, ये आईएल के ऊपर जो बार दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये होता है कि वो वेक्टर है, वेक्टर या फेजर है। अब ये आईएल जो है यहाँ पे, ये आईएल का मतलब है कि ये इसका आरएमएस वैल्यू है। ये आप ध्यान देते जाइए, ये आरएमएस वैल्यू है। वो सब पढ़ा चुका हूँ, आरएमएस वैल्यू क्या है और एवरेज वैल्यू क्या है। तो यहाँ बस आरएमएस से आपको मतलब रहता है हमेशा तो यहाँ आरएमएस वैल्यू ये है, और वो आरएमएस वैल्यू 90 डिग्री लैग कर रहा है रेफरेंस से, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का मतलब क्या है, -90 डिग्री। लैग, माइनस का मतलब लैग, और 90 डिग्री कितने डिग्री से, -90 डिग्री का मतलब ये।
90 डिग्री से लैग कर रहा है। अब इसको लिखते कैसे हैं, जे के फॉर्म में, ठीक है। जे ऑपरेटर आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था, हिंट दिया था। जे अगर प्लस रहता है तो इस डायरेक्शन में होगा, और जे माइनस में है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हम लोग यहाँ पे ये माइनस जे आई एल लिखते हैं। ये आपको याद हो गया। आई एल जो है 90 डिग्री लैग कर रहा है, प्लस जे रहता तो 90 डिग्री लीड हो जाता, माइनस जे है इसका मतलब 90 डिग्री लैग कर रहा है। ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट, अब देखो सेम कैपेसिटर में देखो, ये कैपेसिटर दिखा दिया हमने। यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस एसी वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट आईसी फ्लो हो रहा है। अब ये जो आईसी है, कैपेसिटर का जो करंट होता है हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। इसको शो करने के लिए जे आईसी रखते हैं, जो कि रेफरेंस से 90, रेफरेंस क्या है, यहाँ वोल्टेज बनाया है, तो ये वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो इसको शो ऐसे करेंगे जे के फॉर्म में, दिस, इसको पोलर फॉर्म में इस प्रकार लिखते हैं। समझ में, आईसी एट एंगल 90, मतलब वो 90 डिग्री रेफरेंस, मतलब हम लोग यहाँ वोल्टेज को रेफरेंस बनाया है, तो रेफरेंस से 90 डिग्री लीड कर रहा है, प्लस में है, ठीक है। अब देखते हैं, अब यही चीज एक्सेल में जे आएगा कि माइनस जे आएगा, ये निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा समझा दिया है कि आप हमेशा याद रखो, अगर यहाँ पहले याद रखो कि IL जो है, जो भी IL का IL क्या यहाँ वाला है, ये वाले हमारा जो सर्किट है इसमें IL का वैल्यू क्या होगा, V/R है ना। तो R यहाँ पे क्या एक्सेल है, जो रिएक्टेंस है वही होगा, तो V/XL। अब ये वैल्यू हमारा RMS वैल्यू दे देगा, RMS, ये RMS वैल्यू रहेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, अगर पोलर में आपको चाहिए कोई वैल्यू पोलर में चाहिए तो क्या होगा, आप इस प्रकार लिखें कि J भी आ जाए, है ना। जिससे हमारा IL क्या होता है पोलर फॉर्म में, माइनस ऑफ IL, है ना। ये लाने के लिए हम लोग एक्सेल, क्योंकि V जो है, V का एंगल क्या होगा, V के साथ 0 होगा। क्यों, क्योंकि उसको रेफरेंस लिए हैं, वोल्टेज को रेफरेंस लिए हैं, तो V का एंगल 0 है। तो एक्सेल को ही कुछ 90 से डिनोट करेंगे, मतलब जे के साथ कुछ करें ताकि माइनस ऑफ ये वाला टर्म आ जाए, माइनस ऑफ JIL आ जाए। तो इसके लिए क्या किया मैंने, जे को नीचे रखा, एक्सेल के साथ जे का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब जब जे नीचे रहता है तो ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ नीचे से देखो, नीचे से ऊपर गया तो माइनस जे बनाता है। ये हमेशा आप याद कर लो कैसे होता है। देखो 1/j होता है, इसको मल्टीप्लाई बाई जे कर देते हैं, तो j इंटू जे जब होता है, जे स्क्वायर होता है -1, और ऊपर में जे आ जाएगा तो -1 ऊपर जाके -j बनाएगा। याद हो गया, डायरेक्ट आप याद कर लो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट नीचे से ऊपर जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब भी जे जाता है तो -j हो जाता है। और ये V/XL का ऊपर वैल्यू बताया है, IL है, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। तो यही लाने के लिए जे के साथ, एक्सेल के साथ जे का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये आप कंठस्थ कर लो एकदम, है ना। इसका मतलब जहां भी L दिखेगा इस प्रकार इंडक्टर, तो उसका रिएक्टेंस JXL होगा। और एक्सेल का वैल्यू ओमेगा एल होता है ना। एक्सेल का वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे ओमेगा एल, तो ये ओमेगा एल भी होगा। तो ये हमेशा ये वैल्यू आपको याद होना है, जहां भी इंडक्टर आएगा वहां जे ओमेगा एल आएगा, ठीक है, जो रिएक्टेंस होगा। उसी तरह एक्सक्यूज में कैपेसिटर में, ठीक है, कैपेसिटर में हमेशा जो हमारा यहाँ बता देता हूँ, कैपेसिटर इस प्रकार दिया है C, तो इसका रिएक्टेंस जो होगा XC तो आपको पता है उसको माइनस ऑफ जे XC लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस ऑफ जे 1/ωc। ये इसका वैल्यू है, ठीक है। ज़्यादा कचरा नहीं करता हूँ, ये आप लिख लेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। आगे नेक्स्ट पढ़ता हूँ। अब इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस समझते हैं थोड़ा सा। इम्पीडेंस
ये आपको ये दोनों वैल्यू याद रखना है। पहले बता दूं, ये जो -j1/ω_c ये क्या है, रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ना। और ये जो है, ये वाला जो हमने अभी लिखा, ये जो है XL जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है, JXL होगा हमेशा। इंडक्टर में JXL होता है, कैपेसिटर -JXC होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं इम्पीडेंस क्या होता है। इम्पीडेंस जब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों को मिला देते हैं, कोई भी किसी प्रकार कोई भी लोड होता है, उसके सभी जितने भी आप रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस जो भी है सबको एक साथ कंसीडर करते हैं, तो उसका जो परिणामी आता है, जो उसका रिजल्टेंट आता है, उसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव इम्पीडेंस। जो भी आएगा उसको इफेक्टिव बोलेंगे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो भी रहेगा वही इम्पीडेंस है, वही ये कंप्लीट है ना, कंप्लीट चीज जो भी उसमें है। कोई भी अगर लोड है, लोड के अंदर RLC कुछ भी लगा है, तो टोटली जो भी ये ओम्स जो भी आपका शो करेगा वही इसका इम्पीडेंस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि R है, R जब ओनली R है, जब लोड ओनली R है, जब लोड हम लोग लास्ट क्लास में देखा था लोड के बारे में, तो अगर लोड केवल R है तो उसको इम्पीडेंस के रूप में लिखेंगे तो Z=R ही कहलाएगा, बस इसका R ही रहेगा। L है तो इसका Z जो है, Z का बार है का मतलब फेजर के फॉर्म में पूरा इसका ले रहे हैं, तो Z=JXL कहलाएगा। या अब ये XL क्या है, ओमेगा L है ना, तो JωL कहलाएगा। उसी तरह अगर लोड इस प्रकार से है, R और L सीरीज में है, तो L का क्या हो जाएगा रिएक्टेंस, JXL, तब Z होता है R+JXL। ठीक है, R+JXL हमेशा आप इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जुड़ेंगे, तो R+JXL यहाँ से आ जाएगा। सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते हम लोग, है ना, तो R+JXL ही लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, अब यही चीज देखो, अगर पैरेलल में है R और इंडक्टर पैरेलल में है, तब वही पैरेलल वाला सूत्र याद करो। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते थे तो क्या करते थे, तो यहाँ देख लो मैं लिख दिया हूँ R=JXL। अब यहाँ पे हम लोग दोनों का ऊपर में दोनों मल्टीप्लाई, दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, और नीचे में दोनों का एडिशन, है ना, सेम क्या कर दिया हूँ। तो ये जो इसको वैल्यू आएगा, जो इसको कैलकुलेटर पे करके देखेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो Z कहलाएगा। ठीक है, और यही इसका इम्पीडेंस कहलाएगा। XC के साथ भी अगर यहाँ R है और यहाँ C है, तो उसका रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, -XC, और XC का वैल्यू 1/ωc होता है। तो यहाँ पे देखो, तो Z=R-JXC, और XC का वैल्यू होता है 1/एक मिनट, सॉरी ये गलती हो गया है, यहाँ लिख देता हूँ ωc, है ना, R-J/ωc। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये सब आप अभी बस देखो, अभी आपको जो लिखवाने का होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप बस समझते जाओ जो समझा रहा हूँ। अब देखो, अगर R, सब लोड का इम्पीडेंस किस प्रकार कैलकुलेट होता है ये बस दिखा रहा हूँ, ये भी आपको कोई पूछेगा नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं लिखवा रहा हूँ। तो ये हो गया R, L और C। यहाँ L और C जो है ये क्या है, पैरेलल में दिख रहे हैं आपको, और R उनके सीरीज में है, तो इस प्रकार से वो निकलेगा। ठीक है, R+JXL और -JXC ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका पहले परिणामी निकालोगे, रिजल्टेंट निकालोगे, फिर उसको R के साथ प्लस करोगे क्योंकि वो सीरीज आएगा। ठीक है, ये पूरा निकालोगे अलग से, फिर उसके R के साथ जोड़ दोगे तो पूरे का इम्पीडेंस आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, ये
किस प्रकार से आप ऐड करते हैं, किस प्रकार से नहीं करते, ये सब बता रहा था। अब जो इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ पे आ जाओ। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, इम्पिडेंस ट्रायंगल, और सेम चीज़ होता है वोल्टेज ट्रायंगल, और एक होता है पावर ट्रायंगल। तो आज हम लोग बस इम्पिडेंस ट्रायंगल देखेंगे, फिर कल के क्लास में वोल्टेज ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। तो पहले इम्पिडेंस ट्रायंगल क्या होता है। जब आरएल लोड है, देख लो आरएल लोड है, तो आर जो है वोल्टेज के, जो वहाँ देखो जब रेजिस्टेंस वाला आप लगाते हो, रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो रेजिस्टेंस के साथ कभी भी जे नहीं रहता, वो हमेशा वोल्टेज के ही फेज में ही उसको दिखाएंगे, है ना, वोल्टेज के फेज में। तो ये देखो अगर रेफरेंस में अगर हम लोग आर को दिखा रहे हैं, और ये एक्सेल जो होगा, एक्सेल क्या होगा, जे एक्सेल है, मतलब 90 डिग्री अपवर्ड होगा ना, आर से 90 डिग्री अपवर्ड। अब ये तब दोनों जुड़ते हैं इस प्रकार से, जब जेड लिखते हैं तो आर प्लस जे एक्सेल होता है, तो इस प्रकार से आएगा, जे एक्सेल है इसलिए आर इधर, एक्सेल ऊपर, है ना, जे के कारण 90 डिग्री अप जा रहा है। अब जेड क्या है, इन दोनों का फेजर सम, तो जेड जो है ये दोनों का, आर और एक्सेल का फेजर सम है, इसीलिए हमने ये जेड लिख लिया। अब यहाँ पे यही है इम्पिडेंस ट्रायंगल, ठीक है, इम्पिडेंस ट्रायंगल। यहाँ पे नीचे के ये है रेजिस्टेंस, ये है रिएक्टेंस, और ये है इम्पिडेंस, ठीक है। यहाँ नीचे लिख लेना आप, आर को रेजिस्टेंस क्या है, आर क्या है रेजिस्टेंस, एक्सेल क्या है रिएक्टेंस, यहाँ रिएक्टेंस लिखोगे, और ये है इम्पिडेंस, ये जो इम्पिडेंस वर्ड है ये लिखोगे, तो यही इम्पिडेंस ट्रायंगल। अब इसमें वैल्यू कैसे कैसे लिखते हैं, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के z का मॉड्यूलस निकालते हैं। मॉड्यूलस मतलब उसका परिमाण, कितना वो लंबा है, ठीक है, r, x और l में z का परिमाण क्या होगा, देखो ये कर्ण हो जाएगा, z क्या हो जाएगा कर्ण, r एंड एक्सेल का अंडर स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट ले लूंगा, तो ये z आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है, तो ये z का परिमाण आ जाएगा। और ये जो एंगल थीटा है, थीटा निकालने के लिए क्या करूंगा, अब हमको पता है टेन थीटा आधार अपन लंब बटे आधार, ठीक है, ये लंब है एक्सेल और आधार क्या है आर है, तो एक्सेल बाई आर, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा दिस, टेन इनवर्स एक्सेल बाई आर। ये याद रखना है क्योंकि ये निकालने आता है, और ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो z पता होना चाहिए, मोड ऑफ z पता होना चाहिए, और थीटा पता होना चाहिए। अब यही z को, z क्या है r प्लस जे एक्सेल है, इसको थीटा वाले फॉर्म में चेंज करना है, तो मोड ऑफ z पहले निकालो। मोड ऑफ z कैसे निकलेगा, ऐसे आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर, और ये थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, कैलकुलेटर से सब निकलेगा, टेन इनवर्स एक्सेल, जो एक्सेल का वैल्यू है बाई आर का वैल्यू करोगे तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ये समझ में आया इम्पिडेंस ट्रायंगल। इसी तरह किसी भी इम्पिडेंस में हो सकता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं केवल आरएल में हो, आरएल में ही हो ऐसा नहीं है, आरएल में हो सकता है, आरसी में हो सकता है, और आरएलसी, तीनों का कॉम्बिनेशन में हो सकता है, ठीक है। जहाँ ये आरसी सर्किट के लिए बताया मैंने, जहाँ आर और एक्सी है ना। अब इसके केस में क्या होगा, जो z होगा, दोनों का परिमाणी रिजल्टेंट जो z होगा वो लिखेंगे r माइनस जे एक्सी लिखेंगे। r माइनस जे एक्सी जैसे आप लिखोगे, सॉरी इसको ले लेते हैं, r माइनस जे एक्सी, तो ये मॉड ऑफ z होगा, है ना, मॉड ऑफ z, और माइनस ऑफ थीटा में इसको लिख सकते हैं, जहाँ मॉड ऑफ z जो है ये निकालने के लिए देखो यहाँ r माइनस जे एक्सी, इसलिए r से नीचे की ओर 90 डिग्री पे जाएगा, और ये वाला टर्म जो है ये z कहलाएगा, और यहाँ पे एक्सी जो है ये एक्सी ही रिएक्टेंस है, ये r है रेजिस्टेंस, और ये इम्पिडेंस है। तो मोड ऑफ z जो है अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा और थीटा का वैल्यू माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्यों होगा, ये माइनस के कारण ये माइनस होगा, हमेशा आप याद रख लो, क्योंकि ये लैग करा रहा है, हमेशा आपको याद होना, लैग बोल रहा हूँ, ये लीड हो जाएगा बाद में। तो थीटा को z देखो यहाँ पे माइनस थीटा ही रहेगा, जब भी r और xc जब दोनों जुड़ते हैं तो थीटा का वैल्यू माइनस होता है, इस माइनस के कारण। तो थीटा इक्वल टू यहाँ डायरेक्ट पहले माइनस लिख लो, टेन इनवर्स एक्सी बाई आर कर दो बस, है ना, ये एक्सी बाई आर टेन थीटा आ जाएगा, और ये माइनस किसके लिए, इसके लिए, है ना। तो z हमेशा मॉड्यूलस ऑफ z एट एंगल माइनस ऑफ थीटा रहेगा। ठीक है, मोड ऑफ z एट एंगल माइनस थीटा, याद हो गया। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास हम लोग वोल्टेज ट्रायंगल और इम्पीडेंस ट्रायंगल हो गया, वोल्टेज ट्रायंगल में पावर ट्रायंगल देखेंगे, फिर हमारा एसी सर्किट ख़त्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद थ्री फेज सर्किट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।